अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। आप व्यूवर्स की फरमाइश पर ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस की आज हम मुकम्मल कहानी के साथ हाजिर हैं। पर व्यूवर्स, कहानी का आगाज करने से पहले कुछ बातों से रोशनास होना आपके लिए जरूरी है। पहली बात कि ये कहानी कोई झूठी नहीं। ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स को देखते हुए कड़ियों से कड़ियां मिलाकर हम आप व्यूवर्स के सामने कहानी पेश करते हैं और यूं हमारी बहुत सी काविशों के बाद ही आपके सामने स्टोरी आती है। और दूसरी बात व्यूवर्स, हम जस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, इसलिए प्रेडिक्शन कुछ गलत भी हो सकती है और कुछ कहानी आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि हम आप तक झूठी कहानी लाए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं मेरा रब वारिस की मुकम्मल कहानी के साथ। ये कहानी है अपने खालिक पर यकीन रखने वाली एक बाकिरदार पाक दामन लड़की आयशा की, जिसने इस्लामिक हिस्ट्री में एमफिल करके इस्लामी हदूद अपनी जिंदगी पर अमलन नाफिज कर लिए हैं और हालात चाहे कुछ भी हुए उसने कभी हदूद पार नहीं की। इतना तक कि उसने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब भी ठुकरा दी, लेकिन उसने अपना हिजाब नहीं उतारा कि मैं दुनियावी फायदे के लिए अपने अल्लाह का बताया हुआ रास्ता क्यों छोड़ूं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में जिस तरह से एक आयशा का किरदार दिखाया गया है वो दौरे हाजिर की लड़कियों के लिए एक सबक है, जो पर्दे के मुतालिक बहुत गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं या फिर दुनियावी फायदे के लिए उसे तर्क कर देते हैं। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। घर में आयशा के वालिदैन के अलावा उनके मरहूम ड्राइवर की बीवी और एक नौजवान बेटा फैजी भी रहते हैं, जिसके वालिद ने आयशा को बचाते हुए अपनी जान दे दी और इस वफादारी के एवज उन्होंने अपने घर और दिल में उन्हें जगह दी हुई है। फैजी और आयशा का बचपन एक साथ ही गुजरा है। एक ही घर में रहते हुए ड्राइवर के नौजवान बेटे फैजी को अपने मालिक की नौजवान और बापर्दा बेटी यानी आयशा से मोहब्बत हो जाती है, मगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अपनी बेवा माँ से करता है और इतना तक के तहज्जुद में भी उसे अपने रब से मांगता है। खैर, ये तो थी व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल से मुतल्लिक इसकी बुनियादी बातें, ताकि नए व्यूअर्स इस कहानी को बआसानी समझ सके। एक दिन आयशा के वालिद फरहान के यहाँ उनके दोस्त जहीर साहब आते हैं। वो आयशा को बापर्दा और क्वालिफाइड सुनकर बहुत खुशी का इजहार करते हैं और अपने बेटे हारिस के लिए आयशा का हाथ मांगने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ड्रामे में हारिस का किरदार एक बिगड़े हुए रईसजादे का है, जो अपने दोस्त लड़के लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाता हुआ दिखाया जाता है। फैजी भी इस अनजान लड़के के करतूत देख चुका है। तो दूसरी जानिब कहानी का दूसरा किरदार एक शौक आजाद ख्याल लड़की आयला का भी है, जो कि हारिस की दोस्त है। जहीर के वालिद जब अपने बेटे हारिस और फैमिली के साथ आते हैं तो आयशा की वालदा नुज़हत बेगम अपनी बेटी को लेकर आती हैं। आयशा बापर्दा होकर उनके सामने आई तो ये बात सबको नागवार गुजरी। हारिस गुस्से से अपने वालिद को कहता है, अगर एक लड़की को इस तरह नकाब में ही दिखाना था तो बेहतर था कि फिर मुझे यहाँ लाया ही ना जाता। इसके बाद वो बाहर फोन सुनने के लिए आता है तो फैजी भी उसे पहचान लेता है। फैजी जो आयशा से सच्ची मोहब्बत करता है, वो कैसे चाहेगा कि आयशा के लिए ऐसे शोहर का इंतखाब किया जाए जो आवारा और बद किरदार हो। तो घर जाकर हारिस की वालदा अपने शोहर से कहती हैं, जो लड़की अपने बाप के अलावा किसी के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती तो आप उसको अपनी बहू बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। मगर इन्हीं दिनों में दिखाया जाता है कि एक जगह पर हारिस और आयशा की टक्कर होती है। हिजाब में मलबूस आयशा और हारिस दोनों गिर जाते हैं। आयशा का हिजाब रुख से उतरता है तो हारिस उसे देखता ही रह जाता है। आयशा हारिस को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि वो हारिस को देख चुकी है और हारिस भी आयशा को पहचान लेता है। जिसके बाद आप देखेंगे हारिस अपने रिश्ते के लिए आयशा के घर जाता है। एक ही कमरे में मौजूद दोनों में पर्दे के बीच बात होती है। वो आयशा से बात करता है, मैं उम्र भर के लिए आपका साथ चाहता हूँ। तो आयशा जवाबन कहती है, मैंने ये फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। हारिस आयशा के हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि वो अपनी वालदा को मजबूर करता है कि वो दोबारा जाएं और मेरे लिए रिश्ता मांगे और आखिर हारिस और आयशा का रिश्ता तय पा जाता है। तो उधर फैजी जो बचपन से ही आयशा से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो टूट कर बिखर कर रह चुका है। फैजी अल्लाह से फरियाद करते हुए कहता है, या अल्लाह, अगर वो हारिस की मोहब्बत से वाकिफ है तो मेरी मोहब्बत से वाकिफ क्यों नहीं है वो। आयशा की शादी की डेट फिक्स होने के बाद
रस्म हिना की तकरीब जारी है। रिश्तेदार खवातीन आयशा को मेहंदी लगा रही हैं, मगर उधर हारिस की दोस्त आयला खुश नहीं। वो नहीं चाहती कि हारिस की किसी और से शादी हो, और दुर्दाना बेगम जो कि हारिस की वालदा हैं, वो भी इस शादी से खुश नहीं कि एक ऐसी लड़की हमारे घर में आ रही है जो पर्दे की पाबंद है। मेहंदी की रस्म के दौरान ही दुर्दाना बेगम को गुस्सा आ जाता है, या फिर यहाँ हो सकता है कोई गलत फहमी भी हुई हो, जिसके बाद वो रस्म हिना की प्लेट पहनते उस तकरीब को छोड़कर चली जाती हैं, जहाँ आयशा और उसकी वालदा हैरान रहती हैं। वहाँ मौजूद तमाम खवातीन ये देखकर दंग रह जाती हैं। इसके बाद हारिस जैसे कैसे अपनी वालदा को समझाता है, तो उसकी भी रस्म हिना होती है, जिसमें वो अपनी बहन और दोस्त के साथ बहुत इंजॉय करता है। और आखिर इतनी मुश्किलात देखने के बाद आयशा और हारिस की शादी का दिन आ चुका है। हारिस आयशा को देखकर बहुत खुश है। रुखसती होने के बाद जब आयशा आती है तो उसे हारिस के साथ हॉल में बिठाया जाता है, पर कुछ ही देर बाद जब आयशा किसी नामहरम की आहट को महसूस करती है तो वो फौरन से पर्दा कर लेती है। ये बात दुर्दाना बेगम को सख्त नागवार गुजरती है। वो शदीद गुस्से में चिल्लाते हुए अपने शोहर से कहती है कि पर्दा पर्दा पर्दा, जब से ये रिश्ता जुड़ा है इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी ही अजाब बनाकर रख दी है। ये बात जहीर साहब अपनी बीवी से भी ज्यादा गुस्से में आकर इजहार करते हुए कहते हैं, बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज। तो उधर हारिस आयशा को पाकर बहुत खुश है। वो उसे अपना इजहार मोहब्बत करता है और आयशा से कहता है, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का कैसे यकीन दिलाऊं। तो आयशा जवाब में कहती है, मोहब्बत अगर खालिस हो तो इससे बड़ी कोई और दलील नहीं। तो ये सुनकर फट से हारिस कहता है, तो बताओ मेरी मोहब्बत खालिस है या नहीं। वो कहती है, खालिस है। व्यूअर्स, इसी तरह से हारिस और आयशा अपनी एक खुशगवार जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। यूं वक्त गुजरते चला जाता है और आयशा को भी हारिस से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। व्यूअर्स, शादी में इब्तदाई बदमज़गियों के बावजूद भी बापर्दा आयशा और आजाद ख्याल हारिस एक दूसरे से अच्छी तरह निभा कर रहे हैं। दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर शादी से पहले हारिस की एक दोस्त आयला को ये सब बहुत बुरा लग रहा है। उसने अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए हारिस और आयशा के दरमियान दीवार बनना शुरू कर दिया है। वो हारिस को आयशा के मुतल्लिक बदगुमान करती है और उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व है। आयला की ये बातें सुनकर आखिर हारिस के दिल में आयशा के खिलाफ बदगुमानी जन्म ले ही लेती है, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी जिंदगी में दरार आने लगती है। हारिस आयशा से कहता है, अगर तुम पाक दामन हो तो रखो इस कलामे पाक पर हाथ और कसम खाओ। आयशा कहती है, आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रही हैं। तो हारिस कहता है, बात तुम्हारे किरदार की नहीं, मेरी इज्जत की है। और यूं आयला आयशा के खिलाफ हारिस की वालदा को भी बदगुमान कर देती है। और फिर हारिस कलामे पाक उसकी आगे करके हुक्मन कहता है कि कसम उठाओ आयशा। आयशा अपना हाथ कलामे पाक की तरफ बढ़ाती है, रोकती है, झिझकती है, और फिर आखिरकार कलामे पाक पर हाथ रखे बगैर सीढ़ों की तरफ बढ़ जाती है। और हारिस कलामे पाक हाथ में पकड़े खड़ा सोच रहा है कि आयला ने ठीक ही कहा था कि आयशा के दामन में दाग है। हारिस के दिल में जन्म ली गई ये बदगुमानी उसे आयला की ओर भी नजदीक कर देती है। तो उधर आयशा के दिल पर बहुत बुरी बीत रही है कि मेरे शोहर जिससे मैंने मोहब्बत की उस पर एतमाद किया और उसने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा दिया कि अपना बाकिरदार होने के लिए मुझे अब क्या सबूत देना पड़ेगा। उसका रो रो कर बुरा हाल है, वो अल्लाह से मदद मांगती है। तो उधर फैजी सच्ची मोहब्बत में तड़पता है। वो आयशा को अपने साथ ना पाते हुए भी उसकी तकलीफ महसूस कर रहा है। तो उधर हारिस आयला की ओर भी करीब होता चला जा रहा है, क्योंकि आयला तो चाहती भी यही थी कि हारिस आयशा से दूर हो और उसके करीब होता चला जाए। हारिस के कान भरना और साजिशों के तहत इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आयला ने तो ऐसा सीन भी फिल्मा डाला कि जिससे आयशा के दिल में हारिस के लिए नफरत बढ़ने लगी। यूं वक्त गुजरता चला गया। आयला की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो हारिस के घर में आके उसके ही कमरे में हारिस के साथ वक्त गुजारे। एक रात ऐसा हुआ कि आयला हारिस के घर में उसी के ही कमरे में उसी के साथ वक्त गुजार रही थी कि अचानक से आयशा आकर उन दोनों को एक साथ देखती है और वो मंजर देखकर उसके दिल में हारिस के लिए नफरत बढ़ चुकी है। आयशा हारिस की तस्वीर उठाए
خاموش بیٹھی اس وقت کو یاد کر رہی ہے جب حارث اور وہ اپنی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان گزرے لمحات کو یاد کر کے بہت رو رہی ہے کہ اچانک سے حارث وہاں آ کر چلانا شروع کر دیتا ہے، بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازی۔ تم ان عورتوں میں سے ہو جو مرد اور عورت کو ساتھ لے کر صرف ایک ہی بات سوچتے ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے تمہاری اس گھٹیا سوچ پر۔ تو جواب میں عائشہ کہتی ہے، اچھا تو رات کی اس پہر آپ آئلہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ سچی بات حارث کو کڑوی لگتی ہے اور وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ رک جاتا ہے۔ حارث کو عائشہ کے جذبات کا کوئی خیال نہیں، تو دوسری جانب وہ آئلہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے انگوٹھی تحفے میں دیتا ہے، اور یوں آئلہ ایک سازش کے تحت حارث کو اپنا بنا رہی ہے۔ فیضی کی والدہ اپنی بیٹی کی بے چینی محسوس کرتی رہی ہیں، اس کی خاموش محبت سے باخبر ہوتی ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں فیضی جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ پھر ہم اس گھر میں آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی بجائے بے آبرو ہو جائیں۔ فیضی کی والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتی ہیں اور اسے مجبور کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم آئندہ اس کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ ان سب معاملات کا جب فیضی کو پتہ چلتا ہے تو وہ حارث کے گھر پہنچ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حارث اس سے کہتا ہے، آج کے بعد اس گھر کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا، اس کے آگے آپ دیکھیں گے۔ عائشہ اور حارث کے درمیان پھر سے تکرار ہوتی ہے۔ وہ حارث سے کہتی ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کی تسکین کے لیے میری محبت کافی نہیں ہے۔ محبت ڈھونڈنے کے لیے تو آپ کو باہر منہ مارنا پڑتا ہے۔ تو ادھر آئلہ کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ عائشہ کے گھر آ کر اسے کہتی ہے کہ حارث تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرا ہے۔ عائشہ جو حارث سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ اسے شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نے ہمیشہ آپ کے لفظوں پر اعتبار کیا، کبھی بھی آپ کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ محبت کے جس حصار میں آپ نے مجھے باندھا تھا وہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ عائشہ کی یہ باتیں حارث کے دل کو چھلی کرتی ہیں۔ عائشہ تمہارے لہجے کی نفرت میری جان لے لے گی، اور جواب میں عائشہ کہتی ہے کہ آپ کی بے وفائی میری جان لے چکی ہے۔ عائشہ سے حارث کی بے وفائی برداشت نہیں ہوتی، تو حارث اسے کہتا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ کہتی ہے، کیوں کی آپ نے مجھ سے بے وفائی؟ حارث اسے کہتا ہے، عائشہ وہ رات گزر چکی۔ عائشہ اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر کہتی ہے، لیکن اس رات نے جو درد دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے حارث۔ عائشہ آخر کار گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حارث اسے روکتا ہے، عائشہ تم رکو تو صحیح، میری بات سنو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ تم اب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ جواب میں عائشہ کہتی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کا اعتماد کھو دے تو پھر اس رشتے کا بوجھ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخر عائشہ حارث کو چھوڑ کر اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی ہے۔ تو ادھر حارث جو عائشہ سے محبت کرتا ہے، پر ساتھ ہی اس کی بے وفائی بھی، عائشہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ حارث کی والدہ اسے کہتی ہیں، وہ تمہیں برباد کر دے گی، پر جواب میں حارث کہتا ہے، اگر وہ نہ ملی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حارث آئلہ کے پاس جا کر اپنا غم بانٹتا ہے۔ آئلہ ہمیشہ کی طرح حارث پر اپنی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، تو حارث اسے کہتا ہے، یہ بھی تو ظلم ہی ہوا نا کہ انسان کے دل میں کوئی اور بستا ہو اور وہ کسی اور کو مت بھلائے۔ جس کے جواب میں آئلہ اسے کہتی ہے، مجھے اپنا نام دے دو حارث، میں اپنی محبت سے اس کی تمام یادوں کو کھرچ ڈالوں گی۔ ایک طرف تو حارث آئلہ سے ملنا نہیں چھوڑتا، تو دوسری طرف وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے۔ عائشہ کو نہ صرف حارث کی وجہ سے بلکہ اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حارث کی والدہ کی وجہ سے، جو عائشہ کو بات بات پر طعنے دیتی۔ لیکن ویورز، کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب عائشہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے۔ اپنی بیٹی پر بیتی یہ باتیں سن کر ان کا دل دہل چکا ہے اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نصرت بیگم اور فیضی کی والدہ عائشہ کو سنبھالتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے عائشہ اپنے والدین کے سامنے رو رو کر اپنے روداد سناتی ہے، میں ان بہروپوں کے سامنے تماشا بن گئی ہوں۔ اور اس بات کا جب فیضی کو علم ہوتا ہے تو اس کا دل خون کی آنسو روتا ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آئلہ کی حقیقت حارث کے سامنے آئے گی۔ آئلہ جس نے حارث کو عائشہ کے متعلق ایک شخص کا نام لے کر بدگمان کیا، حارث اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس سوائے پچھتاوے کی کچھ بھی نہیں ہوتا۔
वो इन तमाम बातों का खुद को कसूरवार समझता है कि मैंने आयला के कहने में आकर ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने आयशा पर तोहमत लगाई। हारिस शदीद गुस्से में आयला के घर दाखिल होता है तो आयला कहती है, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। मगर हारिस जो गुस्से से भरा हुआ था, उसने आयला को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और उससे कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो साजिश होगी। आगे से आयला कहती है, हारिस कैसी बातें कर रहे हो तुम, लगता है कि तुम्हारे जहन में फिर किसी ने मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। जिसके जवाब में हारिस कहता है, मेरे जहन में किसी ने जहर नहीं भरा। हारिस इंकशाफ करते हुए कहता है, उस नाम का तो कोई शख्स ही नहीं है जिसका नाम लेकर तुमने मेरे जहन में आयशा जैसी पाक दामन लड़की के खिलाफ जहर भरा। हारिस उसे मजीद कहता है, तुमने किस किस तरह कैसे कैसे झूठ बोलकर इतना घटिया खेल खेला, मेरे साथ, मामा के साथ, आयशा के साथ, और ना जाने किस किस से तुमने क्या क्या झूठ बोला। आयला ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी अपनी डटाई दिखाते हुए कहती है, हारिस ये सच है, मगर मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, क्योंकि तुमने भी हर बार मेरी मोहब्बत को नफरत की निगाह से ही देखा है। लेकिन अब हारिस आयला के बेकाबे में नहीं आने वाला। वो उसके दोनों हाथ झटक कर उसे छोड़कर भागता है तो आयला उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। वो हारिस को जाने से रोक चुकी है और हारिस उसे जोर से पीछे करके धक्का देकर वहां से चला जाता है और आयला नीचे गिर जाती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर हारिस आयशा के घर गया, पर वहां पर उसकी वालदा जो अपनी बेटी के दुख में मुब्तला है, वो रो रो कर हारिस से कहती हैं, मेरी बच्ची की रूह को छल्ली किया है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने, अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हारिस शर्मिंदा है और आखिर वो वहां से खाली हाथ आया। हारिस अपने गम अपने दोस्त से शेयर करता है और उसे आयला की तमाम हकीकत बताता है। सिवाय पछतावे और नदामत के उसके पास कुछ भी नहीं। और व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कहानी में कोई और कैरेक्टर भी ऐड हो। वो ऊपर अपने कमरे से एक लड़की को नीचे लेकर आता है और चिल्लाकर अपने वालिदैन को कहता है, उस बेचारी का कसूर ये है कि शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी। हारिस अपनी वालदा को उनकी गलतियां याद कराता है तो दूसरी जानिब आप देखेंगे हारिस आयशा को मनाने फिर से उसके पास गया, लेकिन आयशा उस पर एतबार नहीं कर रही। तो हारिस उसे कहता है, अब अगर तुमने एक बार भी मेरी मोहब्बत को झूठा कहा तो मैं वो कर गुजरूंगा कि तुम्हारे पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। आयशा उससे पूछती है कि क्या करेंगे, आयला से दूसरी शादी करेंगे। हारिस जो शदीद दुख और सदमे से दो चार इंसान की तरह कहता है, मैं अपनी जान ले लूंगा। वो जज्बाती होकर पिस्तौल अपनी गन पट्टी पे रखता है और फायर करता है तो उधर सामने खड़ी आयशा हैरत से चिल्लाती है। व्यूअर्स, ये तो सीन है एक टीजर का, जिसका हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ये एंड नहीं होगा। हारिस जो आयशा को मनाने की बहुत कोशिश करेगा, पर आयशा उसकी बात नहीं मानेगी। यूं वक्त गुजरते चला जाता है। हारिस अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर अल्लाह और उसके बताए हुए रास्ते की तरफ गामजन हो जाता है। कल का हारिस जो शौक और आजाद ख्याल था, आज अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल निकला है। तो उधर आयला जो कि हारिस का पीछा नहीं छोड़ती, वो हारिस को अपनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है, पर इख्तिताम में आयला हाथ ही मसलती रह जाती है। और इसके बाद आयशा और फैजी एक हो जाएं। बस साबित हुआ कि जो लोग अपने रब पर पुख्ता यकीन रखते हैं और उसे ही अपना वारिस समझते हैं, हालात के जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, जितनी मर्जी साजिश की जाए, उनके रास्तों पर कांटे बिखेरे जाएं, कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरती है। व्यूअर्स, ये तो इस ड्रामे की जस्ट प्रिडिक्शन थी, या फिर यूं भी हो सकता है कि आयशा आखिर हारिस को फिर से अपनाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? खास तौर पर टीजर के सीन में ये शख्स कौन था, हारिस, फैजी या फिर हारिस का दोस्त? और व्यूअर्स, आपके ख्याल में आयशा किसकी होनी चाहिए? हारिस जो उससे मोहब्बत करने लगा है, या फैजी जो आयशा से बचपन से ही सच्ची मोहब्बत करता है? व्यूअर्स, आज की स्टोरी कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गई, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि इसमें हम आपको ड्रामे के तमाम सीन बता सके, लेकिन कुछ सीन हमने स्किप भी कर दिए हैं। खैर, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी और इस ड्रामे के मुतालिक हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।